वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो आ जाते हैं वोकैबुलरी पे, और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो बहुत ही रूड हो, बहुत ही गंदी तरीके से बात करे, ऐसा इंसान को क्या बोलते हैं? इंसोलेंट। 9 बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। रूड है, डिसरिस्पेक्टफुल है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता ऐसा इंसान। इम्प्यूडेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही रूड है। एरोगेंट इज घमंडी है। इम्पर्टिनेंट का मतलब बहुत ही रूड है, मतलब बहुत ही ऐसा इंसान है जो हमेशा ही रूड रहता है। एंटोनिम्स, बहुत पोलाइट है भाई, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत कर्टियस है, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो जो ऑफिसर है उसने डांटा, रेप्रीमांड किया मतलब डांटा, क्रिटिसाइज किया या फिर स्कोल्ड किया। डांटा, किसको डांटा? उस कैंडिडेट को डांटा, क्योंकि उसका बहुत ही रूड बिहेवियर था इंटरव्यू के दौरान, जो क्या दिखा रहा था कि उसके अंदर किस चीज की कमी है? डिसिप्लिन की कमी है। तो इसलिए उसको क्या किया गया? इसलिए उसको डांटा गया। अच्छा, हमने क्रिटिसाइज की बात करी है, बहुत दिन हो गए हमने क्रिटिसाइज वर्ड के सिनोनिम्स नहीं लिखे। कितने बताओगे आज? आज मुझे 50 बताओगे क्रिटिसाइज के सिनोनिम्स? 50 नहीं, 60 कर लो। चलो 60 भी नहीं, 70 करते हैं, कोशिश करते हैं 70 शायद कर पाए। तो क्रिटिसाइज करना, कितने सिनोनिम्स बताने वाले हो आप सभी लोग मुझे? 70 सिनोनिम्स। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, मतलब आपके फ्रेजल वर्ब्स भी, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले सी वाले वर्ड्स लिख लेते हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंडेम कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो। डांट रहे हो तो डांटने का वर्ड क्या होता है? कास्टिगेट कर रहे हो, चाइड कर रहे हो, चेस्टाइज कर रहे हो। और कोई सी से वर्ड याद आ रहा है किसी को? चलो कोई बात नहीं, अब बी वाले वर्ड्स लिखते हैं। बीरेट कर रहे हो, बी लिटिल कर रहे हो, बेस्मर्च कर रहे हो। डी वाला कोई वर्ड याद आ रहा है? डेराइड कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो। अब बाकी आर वाले वर्ड्स लिख लेते हैं। रिप्रोच कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, रेप्रीमैंड इज डांटना, रेप्रीमैंड कर रहे हो, उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हो, रोस्ट कर रहे हो उसको। चलो अब बाकी वर्ड्स लिखते हैं। लंबास्ट कर रहे हो, विलीफाई कर रहे हो। अच्छा, डी से एक और वर्ड याद आया, डिस्पैरेज कर रहे हो, राइट। उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, लिबल कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? एक तरीके से उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। अच्छा, डिफेम भी नहीं लिखा ना हमने, हाँ, डिफेम कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। ऐसे कोई वर्ड, एडमोनिश कर रहे हो, डांट रहे हो उस इंसान को, स्कोल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो उस इंसान को। हाँ जी, और वर्ड्स डांटने के, हाँ वो सारे लिख लेते हैं। स्कॉन कर रहे हो, स्कॉफ कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, जियर कर रहे हो, जाइब कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, स्नीयर कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि आप उस इंसान का क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, उसकी इमेज खराब कर रहे हो तो ब्लेमिश कर रहे हो उसकी इमेज, उसकी इमेज क्या कर रहे हो? टार्निश कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो। हाँ, और कोई वर्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 34 हो गए। 6 वर्ड्स इसी पेज पे बताओ, फिर अगले पे आएंगे। हाँ, आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो। चलो 6 वर्ड्स में इडियम्स लिख लेते हैं। च्यू आउट कर रहे हो, टीयर अपार्ट कर रहे हो, रिप इनटू कर रहे हो, और उस इंसान को आप क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। और कोई फ्रेजल वर्ब बताओ। पहले अभी मैं वो नहीं लिख रही इडियम्स। आप पुट डाउन कर रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो, वन मोर, रन डाउन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, रन डाउन। 40 हो गए, 20 मोर टू गो। 20 और बताने वाले हो आप सभी लोग मुझे।
चलो आप कुछ इडियम्स लिख लेते हैं। रेक ओवर कोल्स, ड्रैग इनटू मड, टीयर इनटू पीसेस। इनटू भी यूज करते हैं और थ्रू भी यूज करते हैं ना, कीचड़ उछाल रहे हो मतलब एक तरीके से। गिव अ ड्रेसिंग डाउन, गिव अ ड्रेसिंग डाउन भी बोलते हैं और ड्रेस डाउन भी बोलते हैं कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को डांट रहे हो, परेशान, खराब खराब बोल रहे हो। गिव अ लैशिंग डाउन या फिर गिव अ टंग लैशिंग। ले इंटू लिख लिया था हमने, हाँ ले इंटू भी नहीं लिखा ना, हाँ ले इंटू मतलब उस इंसान को आप बहुत ही ज्यादा खराब खराब बोल रहे हो। टेक टू टास्क रह गया, मैम बिल्कुल सही बोला, टेक टू टास्क रह गया। रीड द राइट एक्ट, खराब खराब बोल रहे हो। गिव स्टिक, स्टिक दे रहे हो। अच्छा मॉक लिख दिया था हमने, उसका मजाक उड़ा रहे हो। मॉक भी नहीं लिखा ना, हाँ मॉक कर रहे हो उस इंसान को, उस इंसान का क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, स्लैम कर रहे हो उसको। हाँ रैली भी रह गया था, वेरी नाइस। रैली कर रहे हो उस इंसान को, मतलब उस इंसान को बहुत गंदा 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 बोल रहे हो। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, 7 मोर वर्ड्स टू गो। 7 और वर्ड्स आप लोगों को बताने हैं कि अगर आप किसी इंसान को, हाँ गिव समवन अ रोस्टिंग कह सकते हैं। उस इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं। हाँ उस इंसान को शर्मिंदा कर रहे हो सबके सामने, ह्यूमिलिएट कर रहे हो। तो ह्यूमिलिएट जैसा ही एक और वर्ड होता है, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, एम्बैरेस कर रहे हो, रेप्रीहेंड कर रहे हो। उस इंसान को बहुत ही गंदा गंदा, बहुत ही खराब फील करवा रहे हो, बहुत खराब खराब बोल रहे हो उस इंसान को। पॉइंट द फिंगर एट, उस पे फिंगर पॉइंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। उसको क्या कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मोर टू गो। ट्रोल कर रहे हो, ट्रोल भी कह सकते हैं। हाँ उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। लैम्पून रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला, लैम्पून कर रहे हो। डिनाउंस भी रह गया, बिल्कुल वेरी नाइस, डिनाउंस कर रहे हो। एक्सकोरिएट भी रह गया, 60 से ज्यादा करवा दिया आप लोगों ने तो। एक्सकोरिएट कर रहे हो, तो ये सारे डिक्राई कर रहे हो, बहुत बढ़िया, डिक्राई भी तो रह गया। डिक्राई कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वेरी नाइस। बहुत खराब 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 उस इंसान को बोल रहे हो, बुली कर रहे हो, बुली भी रह गया। तो कितने हो गए, वहां पे कितने थे, 3 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 60 ये हो गए, 65 वर्ड्स हो गए। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को बहुत ही गंदा गंदा या बहुत ही खराब बोल रहे। चलो, कम डाउन हार्ड ऑन, बहुत बढ़िया। कम डाउन हार्ड ऑन मीन्स उसको बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। चलिए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स, सारे के सारे शब्द वर्ब्स थे। अब्यूज कर रहे हो, हाँ अब्यूज कह सकते हैं। मलाइन कह सकते हैं, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो, मलाइन कर रहे हो। 67 ही करवा दी, चलो वापस आ जाए। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूबियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई भी चीज ड्यूबियस है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया ढूंढ के निकालो क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ इडियम्स रिवाइज करवाना जो हमने कल की क्लास में करे थे। कुछ तो गड़बड़ है का मतलब समथिंग इज फिशी, वेरी गुड। 3 बताए थे मैंने, आप लोग मुझे तीनों बताओगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। समथिंग इज फिशी, आई कैन स्मेल अ रैट, और एक और कौन सा था, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आप उस चीज को कैसे ले रहे हो, ग्रेन ऑफ सॉल्ट से ले रहे हो। विद अ ग्रेन भी यूज करते हैं या फिर पिंच भी यूज करते हैं, तो यू आर टेकिंग इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मीन्स आप क्या हो रहे हो, सस्पिशियस हो रहे हो।
वो इंसान क्या है, अंडर द क्लाउड है। अंडर द क्लाउड है, इसका मतलब क्या है कि आपको उस इंसान के ऊपर डाउट हो रहा है। अच्छा, अगर आप डाउटफुल हो रहे हो तो एक और वर्ड होता है स्केप्टिकल हो आप। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि आप डाउटफुल हो। एक और वर्ड होता है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है कि सामने वाला अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको लग रहा है कि उसका खुद का कोई फायदा होगा इसीलिए वो अच्छा कर रहा है, अदरवाइज कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। तो सिनिकल लोग कैसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि सामने वाला बहुत सेल्फिश है, वो अच्छा कर रहा है इसका मतलब उसका खुद का कोई फायदा होगा तभी वो अच्छा कर रहा है। अच्छा, एक और फ्रेज यूज करते हैं, कोई भी चीज अगर आपको लगता है ना कि वो झूठ है तो आप बोलते हो टू गुड टू बी ट्रू। इतनी अच्छी है कि वो चीज ट्रू हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी है कि वो चीज सच हो ही नहीं सकती। आप इतना ज्यादा डाउट करते हो, कोई चीज अच्छी आपके साथ हो रही है, आप कह रहे हो इट इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतनी अच्छी कि वो सच हो ही नहीं सकती। तो डाउटफुल हो आप, अनसर्टेन। अनसर्टेन का एक और इडियम बड़ा प्यारा इडियम था, अप इन द एयर। कोई भी चीज अगर अप इन द एयर है मतलब वो चीज कैसी है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता क्या होगा। अच्छा, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो क्या इडियम हम यूज करते हैं, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब आपको नहीं पता कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, बैंकिंग की तैयारी करूं या एसएससी की तैयारी करूं या डिफेंस की तैयारी करूं या पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूं। यू आर सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स यू आर अनडिसाइडेड, एक्शन ले ही नहीं पा रहे। अनसर्टेन है, क्वेश्चनेबल है, सस्पिशियस है, डाउटफुल है। एंटोनिम्स, नहीं भाई सर्टेन है, होगा ही होगा, जो चीज होगी होगी उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान उस चीज को रोक नहीं सकता, होगी ही होगी। मृत्यु इनएविटेबल है, कोई भी इंसान मृत्यु को नहीं रोक सकता। सर्टेन है। रिलायबल मीन्स उस चीज पे विश्वास कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो मतलब क्रेडिबल है। डेफिनेट है मतलब होगी होगी, सर्टेन है। तो कमिटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो ऑफर आया था कमिटी ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसकी जो बातें थी वो डाउटफुल थी और उसके ऊपर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। एविडेंस इज प्रूफ। तो कोई सबूत नहीं था इसलिए कमेटी ने उस ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जा मैं नहीं मानता। अच्छा, डेफिनेट से एक वर्ड याद आया, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज एमॉर्फस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत फिक्स्ड डेफिनेट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है तो इसका क्या है, डेफिनेट शेप है। जिन चीजों की डेफिनेट शेप नहीं होती है, बहुत बार एग्जाम में आता है, उसको बोलते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए एक इडियम यूज करते हैं, लाइक अ जेली। ये क्या होता है, एक जेली की तरह होता है। जेली को कभी पकड़ा है, कभी उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, मतलब वो चीज कैसी होती है, अमॉर्फस होती है। अमॉर्फस जैसा ही एक और वर्ड होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि क्लियर नहीं है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, वेग है। वेग मीन्स क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। इक्विवोकल है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है कि वो चीज आपको क्लियर नहीं है कि वो चीज कैसी हुई। फिर और वर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक वर्ड होता है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर चला फिर उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला कि फिसल गया, मीन्स यू आर एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मीन्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं, नॉट एबल टू डिसाइड। इसका मतलब क्या हो, आप एम्बीवैलेंट हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना क्या। फिर एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कौन होते हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। मतलब जो लोग अगर अपने दोस्त वोस्त मिलेंगे तो बहुत बोलेंगे बहुत बोलेंगे, कोई नया इंसान मिलेगा तो कम बोलेंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीवर्ट। मतलब बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो एंड दे आर इंट्रोवर्ट ऑल्सो, एम्बीवर्ट। फिर एक वर्ड होता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, सच पीपल आर एम्फीबियंस। अच्छा, आप लोगों ने क्रोकोडाइल की बात करी तो एक वर्ड याद आया, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टार मार्क करके लिखना, पैकीडर्म। क्रोकोडाइल जैसे पैकीडर्म होता है। पैकीडर्म किसको बोलते हैं, इसमें एक रूट वर्ड है डर्म। डर्म का मीनिंग होता है स्किन, डर्मा।
डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं स्किन के डॉक्टर को, डर्म। पैकिडर्म क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, एनिमल्स विथ थिक स्किन, जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, उन एनिमल्स को आप क्या बोलते हो? उन एनिमल्स को आप बोलते हो पैकिडर्म। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो वापस आ जाते हैं, कहाँ बह जाते हैं हम वोकैबुलरी में। हाँ, बहना ही होगा वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी को सीखने के लिए, मास्टर करने। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इम्पेकेबल। सबसे प्यारा वर्ड है, मतलब आपको बोलना है ना वो चीज एकदम परफेक्ट है, मजा आ गया, बढ़िया, शानदार। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इम्पेकेबल। मतलब वो चीज कैसी है? एकदम ही परफेक्ट। लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्लॉलेस, परफेक्ट, कोई फॉल्ट नहीं है। इम्पेकेबल को और क्या बोलते हो आप? इमैक्यूलेट, एकदम परफेक्ट है। प्रिस्टीन, एकदम परफेक्ट है। क्विंटेसेंशियल, एकदम परफेक्ट है। अनब्लेमिश्ड, कोई भी दाग धब्बा नहीं है। अनस्मियर्ड, एकदम परफेक्ट है। स्पॉटलेस, ऐसा बोलते हैं ना, परफेक्ट स्किन मिलेगी आपको ना, इमैक्युलेट स्किन मिलेगी अगर आप एक क्रीम लगा लोगे, मतलब एकदम परफेक्ट। एक बड़ा प्यारा इडियम और होता है, स्पिक एंड स्पैन। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट, एकदम क्लीन। अच्छा, कोई चीज अगर एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होती है उसको आप क्या बोलते हो? ऐसे जब मैं आपको ऐसे वोकैबुलरी करा रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में ऐसे ना फूट फूट के वर्ड्स आ रहे होते हैं कि ये वाला इस एग्जाम में आया था, ये वाला इस एग्जाम में आया था। तो आई होप आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलते हो जो वर्ड्स मैं बताती हूँ। करते हो ना नोट डाउन, जो वर्ड्स मुझे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो दिमाग में आ रहे होते हैं जब मैं वो पढ़ा रही होती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोई चीज एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है, उसके लिए आप क्या बोलते हो? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है? कि वो चीज क्या है? एकदम नीटली अरेंज्ड है, मतलब एकदम परफेक्ट ऑर्डर है। एप्पल का एक और इडियम बहुत बार एग्जाम में आता है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पूरा होता है डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है? वेरी डिफरेंट थिंग्स। ये चीजें कैसी है? बहुत अलग अलग है, तो आप इनको कंपेयर मत करो, मतलब बिल्कुल अलग अलग है, सेम नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोई चीज जो इम्पेकेबल है। इम्पेकेबल का मतलब क्या था? एकदम परफेक्ट है। इसका एक और वर्ड होता है इररेप्रोचेबल है। इररेप्रोचेबल का मतलब क्या है? कि आप इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकते, एकदम कैसी है? परफेक्ट है। अभी हमने एक वर्ड किया था अनस्मियर्ड, याद आ रहा है? एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दाग धब्बा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का एक और वर्ड होता है अनसलीड। अनसलीड का मतलब भी क्या होता है? एकदम दाग धब्बा कोई भी नहीं है। अनब्लेमिश्ड है, मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए, ये सारे के सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। जितने भी हमने वर्ड्स किए, इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इन सारे शब्दों का मतलब है टॉप नॉच है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो वो चीज कैसी है? टॉप नॉच है, परफेक्ट। चलिए वापस आ जाते हैं। फ्लॉलेस, परफेक्ट, फॉल्टलेस, परफेक्ट। एंटोनिम्स, इम्परफेक्ट है, फ्लॉड है, फॉल्टी है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत ही खराब है। अच्छा, बहुत ही खराब के मुझे कुछ वर्ड्स बताओगे? कोई चीज अगर हद से ज्यादा खराब है, कितने वर्ड्स बताओगे मुझे? खराब है तो आपको मतलब ऐसी नफरत सी हो रही है, बहुत गंदी है वो चीज। मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो। 50, कोशिश करते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चलो कोशिश करते हैं। कोई चीज बहुत ही खराब है, ऑफुल है, एट्रोशियस है, रेप्रीहेंसिबल है, लोथसम है, आपको नफरत हो रही है, डिटेस्टेबल है, डिप्लोरेबल है, नफरत के लायक है, बहुत ही घटिया है, घिनौनी है, डिस्गस्टिंग है, घिनौना है, रिप्रोचेबल है,
बहुत ही खराब है, ओडियस है, हॉरेंडस है, हॉरिबल है, टेरेबल है, सॉर्डिड है, हीनियस है, अपॉलिंग है, एग्रेगियस है, मतलब बहुत ही खराब है, ग्रूसम है, घासली है, मैकैबर है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो जो हमने नहीं मेंशन किया हो अभी तक? वो चीज बहुत एबस्मल है, नास्टी है, अप्रोचेबल लिख लिया था। हाँ, रिपल्सिव है, आप उस चीज से क्या चाह रहे हो कि वो चीज दूर चली जाए। रिवॉल्टिंग है, बहुत ही खराब है, अनप्लेजेंट है, बहुत ही खराब है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, एक और करो फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कोई चीज बहुत ही खराब है, रेच्ड है। नेक्स्ट 25, अगले 25 वर्ड्स बताएंगे सभी लोग मुझे। पैथेटिक है, अगर आप किसी चीज को पैथेटिक बोल रहे हो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, नफरत सी हो रही है, हेटफुल है। अच्छा, एबोमिनेबल लिखा था हमने, एबहॉरेंट और एबोमिनेबल नहीं लिखे ना, दोनों ही वर्ड्स नहीं लिखे। हाँ, एबोमिनेबल है, एबहॉरेंट है, बहुत ही ज्यादा खराब है, वाइल है, फोल है, कंटेम्प्टेबल है, बहुत बढ़िया। डेस्पिकेबल लिखा था, डेस्पिकेबल भी नहीं लिखा, डेस्पिकेबल है। डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए, मतलब आपको लग नहीं रहा था इतनी खराब होगी और बहुत ही खराब निकल गई। मतलब कैसी है, बहुत ही खराब निकल गई भाई, इतनी खराब भी नहीं होनी चाहिए थी। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो हमने नहीं लिखा हो? अभी तो बहुत कम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोगों के कमेंट्स ही देख रही हूँ मैं। ऑब्नॉक्शियस है, वेरी गुड। ऑब्नॉक्शियस कैसे भूल गए हम? हाँ, ऑब्नॉक्शियस है। अभी तो 15 शब्द और बोलने हैं, 15 मोर वर्ड्स टू गो। चलो अब इसकी थोड़ी सी एक दूसरी कैटेगरी करते हैं इसमें ही, क्रूअल। कोई इंसान अगर क्रूअल है तो क्या बोलेंगे? बार्बरस है। मैम ग्रोटेस्क भी रह गया था, ग्रोटेस्क भी रह गया था। राइट, ग्रोटेस्क है, बहुत बढ़िया। ग्रोटेस्क का मतलब भी क्या है? बहुत ही खराब है। चलो अब यहां आ जाते, क्रूअल है तो मॉन्स्ट्रस है। मैम अभी तो वो वाले वर्ड्स भी रह गए सारे, बहुत ही बोल्ड एंड शेमलेस वाले। ब्रेजन है, फ्लैग्रेंट है, एक और था ना इस कैटेगरी में, इनका मतलब क्या था? बोल्ड एंड शेमलेस, मतलब बहुत ही खराब वर्ड्स थे ये भी। इस कैटेगरी में एक वर्ड और था, वो और बताओगे? ब्रेजन, ब्लेटेंट, राइट, वेरी गुड, मीन्स बोल्ड और शेमलेस। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। कोई इंसान बहुत ही क्रूअल है, डायबोलिकल है, बहुत ही गंदा है, फिंडिश है, सैटानिक है, बहुत ही क्रूअल है, इनह्यूमेन है, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही खराब। और कोई वर्ड? क्रूअल के तो भी बहुत सारे वर्ड्स रह गए। कैलस, पत्थर दिल है, स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल, कोल्ड ब्लडेड, रुथलेस, ब्रूटिश, बहुत ही खराब हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा ही हो गए 50। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या था? कि वो इंसान, हाँ, सैवेज रह गया, राइट, सैवेज। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे, सबका मतलब बहुत ही खराब। हार्टलेस, दिल ही नहीं है उसमें, बहुत बढ़िया। डेमोनिक रह गया मैम, डेमोनिक रह गया, डेविलिश रह गया,
मर्सीलेस रह गया, मर्सीलेस है तो पिटीलेस रह गया, ईवल है, मैलिशियस है, बहुत खराब है। चलो आ जाए वापस, ये सारे वर्ड्स करा दिया आप लोगों ने। हाँ, तो उसका जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था एग्जामिनेशन में, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया बाकी लोगों के लिए। तो उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था। अच्छा, स्टैंडर्ड सेट करने का एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बट बस जगह क्यों नहीं है लिखने की, खत्म हो गई क्या जगह सारी है क्या, चलो। और वो इडियम होता है कट द मस्टर्ड। तो अगर आप मस्टर्ड कट कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, मीन्स परफॉर्म वेल, आपने स्टैंडर्ड मीट कर लिया है। मीन्स जो स्टैंडर्ड आपके लिए सेट हुआ था वो क्या हो गया, मीट हो गया। इसको पास मस्टर भी बोलते हैं। पास मस्टर का मतलब क्या है कि ठीक है, अब आप एक्सेप्टेबल हो, आपके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो आपने क्या किया है, वो आपने पूरा कर दिया है। तो दैट इज व्हाट, कट द मस्टर्ड। अच्छा, लेकिन अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपने क्या किया, ड्रॉप द बॉल कर दिया है। ड्रॉप द बॉल का मतलब क्या है कि आप क्या हो गए हो, आप फेल हो गए हो, आप अलर्ट ही नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपने चीजों को छूट गई हैं आपसे, आप अच्छे से नहीं कर पाए। चलो अब वापस आते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉइस्ट्रस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। बॉइस्ट्रस मीन्स नया जोश है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। और लेकिन उस जोश में क्या है, बहुत तेज तेज भी बातें कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो बॉइस्ट्रस में आवाज भी होती है, शोर हो रहा है, नॉइजी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म हो, लाइवली हो, राउडी हो, एक्सुबरेंट हो। एक्सुबरेंट के क्या हो गया वर्ड्स थे, एक्सटेटिक हो, एफरवेसेंट हो, इनका मतलब खुश हो, एनर्जेटिक हो। लाइवली का बड़ा प्यारा वर्ड था, एनिमेटेड हो, फुल ऑफ लाइफ हो। हाँ, क्या हो, फुल ऑफ बीन्स हो, मीन्स बहुत जोश है आपकी। देयर इज अ फायर इन द बेली, बेली में क्या है, फायर है। एंटोनिम, शांत हो, क्वाइट हो, दबे हुए हो। तो जो क्लासरूम था वो इतना नॉइजी हो गया, इतना चीखने चिल्लाने लग गए बच्चे टीचर के जाने के बाद, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया डिसिप्लिन मेंटेन करना, बहुत बॉइस्ट्रस हो गया। तो बॉइस्ट्रस मीन्स आवाज हो रही है। अच्छा, बहुत तेज आवाज को क्लैमरस वर्ड भी बोलते हैं। क्लैमरस मीन्स बहुत शोरगुल हो रहा है। बॉइस्ट्रस और क्लैमरस दोनों वर्ड सिनोनिम्स भी हैं एक दूसरे। तो बॉइस्ट्रस के दो मतलब थे, एक तो मतलब था बहुत शोर हो रहा है और दूसरा मतलब था बहुत जोश है। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूडाइट, बहुत नॉलेज है भाई, बहुत नॉलेज है, स्कॉलरली है वो इंसान। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, भरा पड़ा है नॉलेज से, लर्नेड है, स्कॉलरली है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेज है। एंटोनिम्स कुछ नहीं पता। इग्नोरेंट का वर्ड क्या था, ऑब्लिवियस, मतलब कुछ नहीं पता। अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, कुछ नहीं आता। तो प्रोफेसर को जाना जाता था क्योंकि प्रोफेसर बहुत नॉलेजेबल था, उसके लेक्चर्स में बहुत नॉलेज होती थी, जिससे बच्चों को बहुत ही गहरी, प्रोफाउंड मीन्स डीप, डीप नॉलेज मिलती थी। इनसाइट्स मीन्स नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड इज क्विस्लिंग। क्विस्लिंग किसको बोलते हैं, गद्दार, देशद्रोही। देशद्रोही कौन होता है, क्विस्लिंग होता है। तो ऐसा इंसान जो क्या करे, बेवफाई करे देश के साथ। इंसान की बात हो रही है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एक ट्रेटर है, ट्रेटर मीन्स गद्दार है, जो कोलैबोरेट कर जाता है दुश्मन के साथ। ट्रेटर कोलैबोरेट कर जाता है। टर्न कोट का मतलब क्या होता है, दल बदलू, ये दल बदल लेता है। दल बदलू को एक और बोलते हैं डिफेक्टर। डिफेक्टर भी कौन होता है, दल बदलू, अभी किसी और पार्टी में था, किसी और पार्टी में चला गया। राघव चड्ढा को क्या बोला गया जा रहा है, डिफेक्टर। आम आदमी पार्टी से वो बीजेपी में चले गए। तो डिफेक्टर इज व्हाट, दल बदलू। एंटोनिम्स, पेट्रियट है भाई, जो जिसके साथ है उसके साथ ही रहेगा। लॉयल है भाई, नेशनलिस्ट है, जिसके साथ है उसके साथ ही रहेगा, दल नहीं बदलेगा। तो हिस्ट्री बुराई करती है उन लोगों की जो देश के खिलाफ हो गए, गद्दार बन गए जब देश में दिक्कत आई। तो हिस्ट्री क्या करती है, ऐसे लोगों की बुराई करती है। नेक्स्ट वर्ड इज जोक्युलर। जब भी जोक्युलर याद आता है मुझे याद आ जाती है कैरेक्टर की, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे क्या नाम है उनका। अनन्या पांडे के जो फादर हैं, आई वॉज जस्ट जोकिंग, उन्होंने किसी मूवी में ऐसा रोल प्ले किया था। तो जोक्युलर मीन्स हंसी मजाक करने वाला, जोक करने वाला।
फुल फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जिसको हंसी मजाक करना पसंद है, ह्यूमरस है वो इंसान, प्लेफुल है, ह्यूमरस, विटी, फेसिटियस मीन्स मजाक कर, जोक्यूलर, जोवियल, चंकी पांडे, राइट। एंटोनिम्स बहुत सीरियस है, सोलम इज व्हाट, बहुत सीरियस है। अच्छा, सोलम वर्ड से याद आया, अभी मैं आप लोगों को एक तरीके से वोकैबुलरी याद करवा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक ट्रिक बना के। आप लोगों को वीडियोस देख रहे हो, कुछ फायदा हो रहा है उन वीडियोस से? अगर हो रहा है तो आई विल कंटिन्यू देम, क्योंकि उसमें ना टाइम बहुत लगता है मेरा, उस वीडियो को बनाने में, चीजें करने में, फिर एडिटिंग करने में, इमेजेस वगैरह डलवाने में, सब करवाने में। तो अगर आपको एक्चुअल में फायदा हो रहा है तो डू लेट मी नो ना, कि हम फिर ऐसी वीडियोस वीक में 2-2 3 निकालते रहेंगे। सोलम वर्ड की मैंने उसमें ट्रिक बताई थी कि इंसान सोलो रह के क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। तो सोलम का मतलब क्या था, सीरियस। ग्रेव, ग्रेव मीन सीरियस। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेव का नाउन फॉर्म होता है ग्रेविटी। सिचुएशन की ग्रेविटी समझो, मतलब सिचुएशन की सीरियसनेस समझो। तो उसके जो मजाकिया रिमार्क्स थे लेक्चर के दौरान, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी अच्छे लोगों को समझ में आते थे, बच्चों को मजा आता था। अगले वर्ड पे आते हैं गाइल। गाइल का मतलब क्या है, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके सामने वाले को धोखा दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो धोखा देने के लिए। डिसीट, धोखा, कनिंग, बदमाश और डुप्लिसिटी, धोखा दे रहे हो। एंटोनिम्स, ऑनेस्ट हो, कैंडोर, एकदम फ्रैंक हो, कोई धोखा नहीं दे रहे, सिंसियर हो, कोई धोखा नहीं दे रहे। तो जो नेगोशिएटर था, जो डिस्कशन कर रहा था, उसने धोखे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, पारदर्शिता से नहीं कर रहा था, धोखा दे रहा था, और फाइनली उससे क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्या कमजोर हो गया, विश्वास कमजोर हो गया स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर्स कौन, जिसके ऊपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसी भी चीज का, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उन लोगों का विश्वास खत्म हो गया क्योंकि वो धोखा दे रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज काइनेटिक। दो वर्ड होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक मीन्स जो मोशन में है, मूव कर रहा है। स्टैटिक इज जो रुका हुआ है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी होगी फिजिक्स में। स्टैटिक एनर्जी मीन्स रुकी हुई, उसके अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट में जो एनर्जी आ रही है। मूवमेंट, डायनामिक, मूवमेंट, मोटाइल, मूवमेंट, प्रोपल्सिव, आगे की तरफ मूव करवाने वाली चीज। एंटोनिम्स, रुके हुए हो भाई, स्टैटिक हो, इनर्ट हो, स्टेशनरी। स्टेशनरी में देखो NARY है ना, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज एक ही जगह रुकी हुई है। तो डांसर की जो इतनी ज्यादा मूव करने वाली परफॉर्मेंस थी, उससे ऑडियंस क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उस डांसर का जो मूवमेंट था वो फ्लूइड था, ऐसे मूव करता था जैसे पानी बहता है, और बहुत अच्छी एनर्जी थी, तो ऑडियंस को बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट वर्ड इज गलेबल। भोला भाला था सीधा सा। गलेबल कौन हो, हर किसी की विश्वास कर। नाइव, नाइव, क्रेड्यूलस, अनसस्पेक्टिंग, इनोसेंट, जो हर किसी की बात पे विश्वास करे, गलेबल। एंटोनिम्स, सामने वाले की बात पे डाउट करे। डिसर्निंग, वेरी, बहुत केयरफुल हो। तो ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं, जो ऑनलाइन घोटाले होते हैं, वो किसको टारगेट करते हैं, भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं, जो समझ नहीं पाते कि ये जो मैसेज आया ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो इतने भोले भाले लोगों को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो ऐसे भोले भाले लोग क्या होते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब बेब इन द वुड्स होते हैं, बेब को जंगलों में भेज दिया है, कुछ नहीं आता उसे जंगल के बारे में, इनएक्सपीरियंस्ड, भोला भाला। स्टोरी पे आ जाए। द प्राइस ऑफ ट्रस्ट एंड द पावर ऑफ विजडम, विश्वास की कीमत। चलो, आज फिर से कहानी है राघव की। राघव एक भोला भाला सा बच्चा था, जो लोगों को विश्वास कर लेता था बहुत आसानी से। उसको लगता था कि जो भी बात उसको बोली गई है वो सच है, कोई सवाल नहीं उठाता था। और वो अपना समय बहुत शोर मचाने वाले, बहुत हंसी मजाक करने वाले फ्रेंड्स के साथ बिताता था, जो बहुत तेज तेज हंसते थे और पूरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा कर देते थे। लेकिन अंदर से ना वो कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हालांकि राघव कभी रूड नहीं होता था उनके साथ, वो बहुत क्वाइट, बहुत शांत रहता था। इसकी वजह से बाकी लोग ना उसको ऐसे ही ले लेते थे, और धीरे धीरे
वो जो राघव था वो उनके अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गया कि वो अप्रूवल देंगे। उसे ये नहीं समझ में आया कि कितना कमजोर ऐसा विश्वास हो सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक जो क्लोज फ्रेंड था उसका वही गद्दार हो गया, क्विसलिंग बॉस गद्दार बन गया। उसने राघव के सारे सीक्रेट्स बता दिए जो राघव ने उसको शेयर किए थे, और उस मोमेंट पे राघव का विश्वास खत्म हो गया ट्रस्ट करने में। उसने रियलाइज किया कि लोग कितने ज्यादा, लोगों के जो इंटेंशंस कितने ज्यादा डाउटफुल हो सकते हैं जब वो धोखा दे सकते हैं। और इतने दिनों तक राघव ब्रोकन रहा, अपने आप को ही सवाल करता रहा, लेकिन उसने एक बात ठान ली कि मैं इस दर्द में अब और नहीं रहूंगा। उसने एक डिसीजन लिया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और अपने आप को रीबिल्ड करूंगा। उसने अपने सारे इमोशंस मूवमेंट में डाल दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया, फोकस के साथ पढ़ाई करी, लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व किया। उसने समझा कि लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं, रियलिटी उनकी कुछ और होती है। और धीरे धीरे वो मैच्योर हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंडिविजुअल बन गया जिसने विजडम को सबसे ऊपर रखा। और समय के साथ उसके एक्शन, उसके डिसीजन एकदम परफेक्ट होने लग गए। इसलिए नहीं क्योंकि वो सामने वाले को इंप्रेस करना चाहता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने समझ लिया था कि अपने आप की रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्लैरिटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। और वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे अब उसकी तारीफ करते। लेकिन इस बार राघव वही वो भोला भाला सा बच्चा नहीं था। उसने समझ लिया कि विश्वास करो, लेकिन विश्वास अवेयरनेस के साथ करो। अंधे होके विश्वास मत करो किसी पे भी। और ये जो विजडम उसने सीखा है वो बहुत पावरफुल है किसी भी टेम्पररी एक्सेप्टेंस से। तो क्या बोला जा रहा है राघव के बारे में, एक बार धोखा खा लिया राघव ने, फिर लेकिन उसने अपने आप को बना लिया और उसने समझ लिया कि कभी भी अंधे होकर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो लेकिन अवेयरनेस के साथ विश्व, और कभी भी सामने वाले से अप्रूवल मत मांगो। आप जो कर रहे हो वो अपने से करो, अपने अंदर अप्रूवल होना चाहिए, अपने आपको वो चीज पसंद होनी चाहिए। कभी भी सामने वाले से अप्रूवल मत मांगो कि तुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस काम को करूं। समझ आई स्टोरी सभी को? ब्लाइंड ट्रस्ट आपको हर्ट कर देगा, लेकिन जो आप लेसन सीखोगे उससे वो आपको लाइफ के लिए स्ट्रांग बना। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। बाय गॉड कौन होता है? जो इंसान कहता है मैं ही सही हूं बाकी तुम सब गलत हो। कट्टर बोलते हैं ऐसे इंसान को। जो कहता है मेरा विश्वास ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, जो बाकी लोगों के विश्वासों को टॉलरेट ही नहीं करता है। बायलिंगुअल, जिसको 2 लैंग्वेजेस आती हो, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, ये भी बहुत बार एग्जाम में है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। डबल स्टार मार करके लिखेगा, पॉलीग्लॉट मीन्स जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो। ब्लास्फेमी, कोई पवित्र चीज को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसका एक और वर्ड एग्जाम में आता है प्रोफैनिटी। एक और वर्ड एग्जाम में आता है सैक्रिलेज, किसी पवित्र चीज को आप डिसरिस्पेक्ट कर। ग्रेगेरियस, जिनको ग्रुप्स में रहना पसंद हो, जिनको कंपनी पसंद हो। इसमें एक रूट वर्ड होता है ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। जिन लोगों को कंपनी में रहना पसंद हो उनको बोलते हैं ग्रेगेरियस। फ्रेजल वर्ब, गो विदाउट, मतलब मैं उसके बिना काम चलाऊंगा, मुझे जरूरत है उसकी बहुत बट मैं उसके बिना काम चलाऊंगा। इंसान पानी के बिना 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। गो अंडर, बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो गए, डूब गए, मतलब बर्बाद हो गए। रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया। ग्रो अप, या ग्रो अप यार, थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ। गो विथ, किसी के साथ जाना, कंपनी करना। ईडियम एंड फ्रेजेस, हिट द ग्राउंड रनिंग। आपने कोई काम शुरू किया है फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। आज से आपने सोचा कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। आज से ही आपने अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी एंड यू हिट द ग्राउंड रनिंग, फुल जोश के साथ स्टार्ट किया। ऑल इन अ डेज वर्क, ये नॉर्मल हिस्सा है, ये तो करना ही है। इन द ट्रेंचेस, बहुत मुश्किल है सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम में हो आप, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने हर संभव कोशिश कर दी, ऐसी कोई कोशिश ही नहीं थी जो आपने छोड़ी नहीं। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मीन्स हर संभव कोशिश कर देना। पुल योर वेट, जितना काम आपको दिया गया है, जितना काम आपके हिस्से का है वो आप काम कर रहे हो। अपने वेट को ही पुल कर रहे हो, मतलब जो आपके हिस्से का काम है वही कर रहे हो। समझ आई? ये स्टोरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। सभी लोग उसको टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। मजा आया? यस और नो माय चैंपियंस?
चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी 6200 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन नाउ, बट अभी तक सभी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत थम्स अप भी देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, सेशन को लाइक भी करेंगे। बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रिजेस बनाने का मतलब क्या होता है कि हम रास्ते बना रहे हैं। इंडिया का सोलर जनरेशन, बैटरी स्टोरेज की हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लग रहा है, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया स्केल्ड, स्केल्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से यहाँ पे हो गया मार्क्ड। तो इंडिया में एक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मीन्स जो आज तक नहीं हुआ, पीक का मतलब होता है हाईएस्ट, तो एक हाईएस्ट डिमांड आई, मतलब आज तक इतनी डिमांड नहीं आई है। 256.1 गीगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आई अप्रैल 25 को, जिसमें से जो हमारे सोलर प्लांट्स हैं उन्होंने सप्लाई किया 21.5%, जो आफ्टरनून में डिमांड आई, दोपहर में डिमांड आई, और ये जो है अब तक का सबसे ज्यादा हाई है। और ये जो क्लियरेस्ट सिग्नल है, साफ साफ इस बात का सिग्नल देता है कि क्या, कि कंट्री की जो इंस्टॉल्ड सोलर फ्लीट है, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप, तो हमने जो सोलर बैटरीज या सोलर पूरा पूरा प्रोडक्शन का बनाया है, ये सच में काम कर सकता है जब सन हमारे ऊपर हो, मतलब दोपहरी का टाइम। बट द सेम डे, लेकिन इसी दिन का जब हमने पूरे 24 दिन का लेजर देखा, पूरे 24 दिन का एक्टिविटी देखी, पूरे 24 दिन में क्या हुआ, इसने हमें एक थोड़ी सी परेशान कर देने वाली, सोबरिंग में थोड़ी सी परेशान कर देने वाली स्टोरी सुनाई। When there was a counting, जब हमने पूरे दिन का देखा, जब हमने पूरे होल डे ऑफ अप्रैल 25, पूरे अप्रैल 25 का पूरा दिन देखा, तो सोलर एनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ 10.8% ही कंट्रीब्यूट किया रोज के जनरेशन का, और सिर्फ 0.1% कंट्रीब्यूट किया शाम की जरूरतों का, सनसेट के बाद। तो सोलर शेयर जो है इंडिया की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, वो लगभग डबल हो चुका है। 15% था 2022 में, अब लगभग 28% है 2026 की शुरुआत में। लेकिन सोलर जिम्मेदार था सिर्फ 5.6% का ही जनरेशन का, जिस दिन इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड आई 2022 में, और ये जो है सिर्फ 10.8% ही हुआ है इस अप्रैल में, जो कि एक इंडिकेशन है कि बहुत ही यॉर्निंग मींस बहुत ही बड़ा गैप है जो अभी भी किसके बीच में है, कि अभी की रियलिटीज क्या है और क्या क्या हम कर सकते हैं। द बॉटल नेक मीन्स डिफिकल्टी, प्रॉब्लम।
डिफिकल्टी ये नहीं है कि हमारे पास सोलर पैनल नहीं है, नहीं हमारे पास पूरा पूरा पैनल है, सब कुछ है। या फिर ऐसा नहीं है डिफिकल्टी में कि हमारे पास जमीन नहीं है, नहीं हमारे पास जमीन भी है। या डिफिकल्टी ऐसी नहीं है कि हमारे पास सोच नहीं है, नहीं हमारे पास सोच भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनेबल हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा स्टोर जो होता है, हम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर लेते हैं सोलर के थ्रू, हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं बैटरी में। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बैटरी की है, ना कि किसी और चीज की है। तो ऑथर ने क्या बोला कि सोलर एनर्जी दोपहर में तो बहुत अच्छा काम करी, लेकिन शाम में बहुत ही ना के बराबर काम। मतलब हम सोलर एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बट हम उसे स्टोर नहीं कर पाते। हमारे पास बैटरीज की कमी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, वास्तव में इतनी ज्यादा कमी है, पॉसिटी मीन्स कमी, स्कैरसिटी, डर्थ, इतनी ज्यादा कमी है हमारे पास बैटरी स्टोरेज की कि जो स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मीन्स प्रोडक्टिव, हद से ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली, तो जो इतनी बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं सोलर पावर की, उनको पता है क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि आप अपना सप्लाई रोक दो, हॉल्ट कर दो, स्टॉप कर दो अपना सप्लाई, अदरवाइज, लेस्ट मीन्स अदरवाइज, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इंडिया की इलेक्ट्रिक ग्रिड की स्टेबिलिटी। मतलब हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे, हम इतना जनरेट कर रहे हैं, इतना जनरेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ धूप इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि कोई लिमिट नहीं है, हम जनरेट भी कर रहे हैं, लेकिन उस जनरेटेड का करें क्या जब से स्टोर ही नहीं कर पा रहे। तो इन 2025 में इंडिया को रोकना पड़ा, कर्टेल मीन्स रोकना पड़ा, 2.3 टेरावाट आवर्स ऑफ सोलर जनरेशन, इतना ज्यादा सोलर जनरेशन हमने किया, लेकिन मई के बीच में और दिसंबर के बीच में हमें उसको रोकना पड़ा, जो कि बराबर था 18% का पूरे महीने के सोलर आउटपुट का, और 0.9 टेरावाट आवर्स तो वेस्ट किए थे हमने अक्टूबर ही अक्टूबर, क्योंकि हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। गिवन दैट अब जो इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी तो कंपेंसेट करना पड़ेगा, भाई उन्होंने तो प्रोड्यूस करने वाले ने तो प्रोड्यूस कर दी, अब तुम यूज नहीं कर पा रहे, तो उन प्रोड्यूसर्स को पैसा तो देना पड़ेगा प्रोडक्शन का, यूज नहीं हुई तो उनकी क्या गलती। तो इसका क्या अंत होता है कि सरकार के लिए कॉस्ट हो जाती है। तो पब्लिक एक्सचेकर का मतलब क्या है, सरकार, तो सरकार के लिए कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो गया, यूज नहीं हुई तो उनकी क्या गलती। तो उस सरकार को उस पावर के लिए भी पेमेंट देना पड़ता है जो कभी उनको मिली ही नहीं, कभी यूज ही नहीं की। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस बार इसने फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट मींस प्रेडिक्शन किया है, अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है कि इस बार बारिश कम होगी, नॉर्मल से कम बारिश होगी और 92% होगी। तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, मतलब इतने लंबे टाइम का जो एवरेज है, उससे 92% होगी बारिश, 8% कम होगी। और ऐसी जो वार्निंग है वो पहली बार आई है 11 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 11 सालों में। ये बात भी इस आर्ग्यूमेंट को, इस बात को और स्ट्रांग बनाती है। बारिश कम होगी इसका मतलब है गर्मियां ज्यादा होंगी, इसका मतलब है गर्मियां सूखी होंगी, इसका मतलब है दिन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत डिमांड होगी। इसीलिए दिस इज प्रिसाइसली, और ये वही टाइम है जब सोलर जो है हैवी लिफ्टिंग करेगा, मतलब बहुत बड़ा भार अपने सर पे ले लेगा, मतलब सोलर एनर्जी काम आएगी। एनकरेजिंग न्यूज इज, अच्छा अब एक और अच्छी बात है, अच्छी खबर क्या है, अच्छी खबर ये है कि बैटरी इकोनॉमिक्स, बैटरी की भी कुछ नंबर्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। क्या है
स्टैंड अलोन 2 आवर बैटरी स्टोरेज। तो अगर आपको 2 घंटे तक सोलर एनर्जी को स्टोर करना है तो उसका जो आपको पैसा देना पड़ता है वो कम हो गया है। पहले वो 2.21 लाख रुपीस था पर मेगावाट पर मंथ अर्ली 2025 में, अब वो 1.48 लाख रुपीस हो चुका है इस साल के अंत तक, 2025 के अंत तक। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है पूरे पैसेज में कि सोलर एनर्जी स्टोर करने में प्रॉब्लम है, उस स्टोरेज पे हमें काम करना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। मुश्किल क्या है? मुश्किल है एग्जीक्यूशन, हम कैसे एग्जीक्यूट करें उस चीज को। सिर्फ 0.7 गीगावाट हर्ट्ज जो बैटरी स्टोरेज का है वो इंडिया में ऑपरेशनल था 2025 के अंदर, मतलब इतनी ही सी ही सिर्फ स्टोर कर पा रहे थे। हम सोच रहे हैं इतना हम और स्टोर कर लेंगे दिसंबर 2026 तक। सेंटर एंड स्टेट्स को अब किस चीज पे कम फोकस करना चाहिए कि आप टेंडर कर रहे हो, कि आप प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन का टेंडर देने पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब उनको क्या करना चाहिए, कमिश्निंग पे फोकस करना चाहिए। कमिश्निंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी अगर सोलर का ऑक्शन कर रहे हो, कोई भी सोलर एनर्जी का काम दे रहे हो किसी को बनाने का, तो आप उसको बोलो कि आपको उसका स्टोरेज खुद ही करना पड़ेगा। आपको उसका स्टोरेज खुद ही कोलोकेटेड साथ में ही उसका स्टोरेज बनाओ और इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करो कि फाइनेंसिंग वॉल, मतलब इतना पैसा जो लगता है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो। फेसिंग एग्रेसिवली बिड लो टैरिफ प्रोजेक्ट्स, मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि लो टैरिफ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लो टैरिफ मीन पैसा कम मिला है, तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फाइनेंसिंग में बहुत पैसा लग रहा है तो सरकार को इन सब चीजों को सॉल्व करना चाहिए। सोलर कैपेसिटी, आप सोलर कैपेसिटी कितनी ही बना लो, अगर स्टोरेज नहीं बनाओगे तो आपका ब्रिज तो बन गया लेकिन वो आधा ही बना है, लोग उस ब्रिज को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बोली है कि स्टोरेज पे काम करना चाहिए सरकार। रेडी फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एवरीवन? चलिए, ऑल द बेस्ट।
अरे लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चंस। बॉटलनेक वर्ड यूज हुआ है, आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें बॉटलनेक का मीनिंग सेम हो। एयरपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा बॉटलनेक आ गया, प्रॉब्लम आ गई इमिग्रेशन काउंटर पे, तो इमिग्रेशन काउंटर में क्या हुआ, एयरपोर्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक लग रहा है? अगला देखते हैं। फैशन डिजाइनर ने एक बॉटल नेक सिलहूट, ये तो गलत है। बॉटल का इतना छोटा सा नेक था जिसकी वजह से लिक्विड नहीं हो पाया, ये भी गड़बड़ हो गई। सेमीकंडक्टर की जो अवेलेबिलिटी है वो मेन प्रॉब्लम हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में, ये भी सही लग रहा है। चलो अब हमें बस ए और डी में कंपेयर करना है कि ज्यादा बढ़िया कौन सा है। एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ी बॉटल नेक आई इमिग्रेशन काउंटर, अच्छा हमने आगे नहीं बढ़ा इसको, इमिग्रेशन काउंटर्स, इसका मतलब है भीड़ हो गई, तो भीड़ होने वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो भीड़ होने का तो मतलब है लोग ज्यादा हुए, कोई ऐसे कोई मैकेनिकल फॉल्ट या कोई वैसा कोई फॉल्ट नहीं था। तो अगर मुझे ए और डी में कंपेयर करना हो तो बेटर आंसर इज व्हाट, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं है, इसकी कमी है। सिमिलरली कमी किस चीज की है, कमी है बैटरीज की, तो यहाँ पे बैटरीज की कमी है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की कमी है, ये प्रॉब्लम है। तो दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग डिलीवर कर रहे हैं, तो आंसर इज डी नॉट ए में तो मतलब था कि भीड़ हो गई क्योंकि हॉलीडे का रश वर्ड था, तो इसलिए ए आंसर नहीं है। चलो अगला, आप किस किस को इन्फर कर सकते हो, इन्फर का मतलब क्या होता है, पैसेज पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के क्या बात कह सकते हो। तो इंडिया में जो सोलर जनरेशन एफिशिएंसी है वो पूरे दिन में सेम अनइवन है, सही बात है, अनइवन है, सेम नहीं रहती, दोपहर में ज्यादा होती है, रात में नहीं होती। स्टोरेज टैरिफ को कम करने से ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं। क्लाइमेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा डे टाइम सोलर सप्लाई पे, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। बी गलत था कि गारंटी हो जाएगी कि चीजें ठीक हो जाएंगी अगर स्टोरेज का पैसा कम कर दो, तो नहीं। नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी और पब्लिक फाइनेंस के रिश्ते को कैसे समझ सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को, उनको पैसा देना पड़ेगा, इसकी वजह से सरकार को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, वो सरकार को कॉस्ट जो उनको ऐसी चीज के लिए देनी पड़ रही है जो उनको मिली ही नहीं। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं कब, जब जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो है यूजेबल भी ना हो। सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी यूजेबल भी नहीं है फिर भी पैसा देना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करते हैं एनर्जी मार्केट का, तो इससे स्ट्रांग बनता है डिसिप्लिन, बिल्कुल ही गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं इसकी वजह से रिन्यूएबल इनएफिशिएंसी जो है वो पब्लिक रिसोर्सेज पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेन बन सकता है। मतलब एनर्जी तो बनी नहीं, इनएफिशिएंट है, लेकिन पैसा पब्लिक रिसोर्सेज से दिया गया, फाइनेंशियल स्ट्रेन मींस पैसे का प्रेशर आ गया, मतलब एनर्जी यूज तो हो नहीं पा रही है, अनयूजेबल है, इनएफिशिएंट है, लेकिन पैसा देना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई, फाइनेंशियल स्ट्रेन बन गया। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बहुत सारे सोलर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनको बोला गया कि सप्लाई कम कर दो क्योंकि ग्रिड की स्टेबिलिटी को खतरा था, सही बात है, उनको सप्लाई कम करने को बोला गया क्योंकि स्टोरेज ही नहीं हो पा रहा था। पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर पैसा बर्डन आ गया जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो कम कर दी लेकिन उसको कंपेंसेट करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, स्टोर नहीं हो पा रही, तो कंपेंसेट करना पड़ा, तो पैसा देना पड़ गया। इंडिया में नॉर्मल से कम मॉनसून का फोरकास्ट जो है, इसकी वजह से डे टाइम की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम नहीं होगी, बढ़ेगी भाई। बारिश कम होगी, गर्मी और ज्यादा हॉट होगी, और ज्यादा ड्राई होगी, तो डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। टोन बतानी है, प्रोग्नोस्टिक मीन्स प्रिडिक्टिव कि आगे क्या होने वाला है। सरकार ने बताया है, ऑथर ने बताया है कि मॉनसून अच्छा नहीं आएगा, डिमांड और बढ़ेगी, तो प्रोग्नोस्टिक तो है। एडमोनिटरी का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऑथर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। हाँ, क्रिटिसाइज ऑथर ने किया है कि तुम जनरेट तो ज्यादा करवा देते हो, स्टोर कर नहीं पाते, तो क्रिटिसाइज भी किया है। लॉडेटरी ऑथर ने तारीफ तो कहीं नहीं करी। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों आंसर्स। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, मजा आया। आज का लेवल कैसा लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, 11? चलो आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 7,000 बच्चे, मतलब आप दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो, 6741 इतने बच्चे सेशन को आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, एवरीवन विल लाइक द सेशन। अच्छा एक चीज और, ये जो टोन वाला क्वेश्चन है ना, इसकी आज मैं आपकी एक क्लास लेने वाली हूँ यूट्यूब चैनल पे।
कि पैसेज की टोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो लगभग लगभग हमने 25 टोन्स आइडेंटिफाई करी हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के। बैंक, एसएससी, डिफेंस, कैट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के 25 टोन्स आइडेंटिफाई करी हैं जो एग्जाम से पूछी जा रही है। तो पहले मैं आपको उनका मतलब बताऊंगी, उनका एक्सप्लेनेशन दूंगी, और फिर परफेक्शन बैच के अंदर हम एक प्रॉपर एक क्लास करने वाले हैं जहां पे पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया होगा और आपको उसकी टोन बतानी होगी। तो इस क्लास की को पढ़ाएंगे हम आज यूट्यूब पे, क्योंकि आज वेंसडे है 11 बजे, और फिर उसके बाद परफेक्शन क्लास में इसकी पूरी की पूरी भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। जितने लोगों ने परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज कर लेना। NB60 कोड लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 5.0 से ही स्टार्ट करना, इसकी पहली क्लास से देखना आपको स्टार्ट करना। आज की क्लास हो सकता है 11 बजे ना हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल। सभी ने ज्वाइन किया हुआ है ना टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी क्या टाइम पे होगी। होगी जरूर आज, बट क्या टाइम पे होगी आई विल इन्फॉर्म यू। परफेक्शन बैच का प्राइस लगभग आपको 1400 रुपए का पड़ेगा पूरे एक साल का। मतलब एक साल तक जितने भी परफेक्शन बैचेस आएंगे, जितने भी एक साल तक आ चुके हैं, कंप्लीट ग्रामर का बैच, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच, सारे के सारे मॉक टेस्ट परफेक्शन के अंदर जो मिलते हैं, सारी की सारी क्लासेस और एवरीथिंग यू विल गेट ओनली इन दिस अमाउंट। मतलब 120 रुपए पर मंथ भी नहीं पड़ा आपको, 120 रुपीज पर मंथ से भी कम का पड़ता है आपको परफेक्शन बैच। तो एवरी मंथ एक परफेक्शन बैच आता है, तो हर परफेक्शन बैच आपको लगभग लगभग 120 रुपए का पड़ता है। आप नहीं ले रहे हो उसको तो आप बहुत पीछे तो रह ही रहे हो। चलो आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। जितने बच्चों को परफेक्शन बैच को लेकर डाउट है मैं लास्ट में हैंडल करूंगी। व्हाइल ईटिंग द लंच द फोन सडनली स्टार्टेड सिंगिंग। कौन खा रहा था लंच? फोन तो नहीं खा रहा था। तो व्हाइल आई वॉज ईटिंग द लंच, इसको बताना पड़ेगा ना कौन खा रहा था लंच। अगर फोन खा रहा होता तो सही हो जाता कि फोन ही दोनों का हो जाता, बट फोन तो नहीं खा सकता लंच, तो यहाँ पे आपको आई वॉज लगाना पड़ेगा। टू विन द चैंपियनशिप हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, दो चीजें हैं, हार्ड वर्क अलग है डेडिकेशन अलग है, तो आर रिक्वायर्ड। कवर्ड विद डस्ट द मैकेनिक रिपेयर द इंजन पेशेंटली, या मैकेनिक डस्ट से कवर्ड हो सकता है, तो मैकेनिक ही कवर्ड था डस्ट से, मैकेनिक ही रिपेयर कर रहा था, कोई एरर नहीं था, नो एरर। टू रीच द टॉप पेशेंस और करेज, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आर नेसेसरी। ही इज गुड, गुड के साथ एट लगाते हैं, कभी भी इन नहीं लगाते, फिक्स प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही इज गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल में। पहले पूरा खुद से आप करेंगे फिर हम समझाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एट सी का मतलब क्या होता है? एट सी इज इन कंफ्यूजन। कोई भी इंसान अगर एट सी है मतलब कंफ्यूज्ड है। तो इंडियन नेवी के इस प्रोजेक्ट की हम बात करें।
लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग के आर्टिकल में। प्रोजेक्ट 17A इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम फ्रिगेट्स क्या होता है, वॉरशिप्स, हम वॉरशिप्स बनाने वाले हैं जिसमें ये सारी कैपेबिलिटीज होंगी। ये जो है पुराने वॉरशिप्स को पूरा करेंगे, मतलब उनके साथ काम करेंगे और इस प्रोग्राम के लिए आगे स्टेपिंग स्टोन में आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। महेंद्रगिरी मिल चुका है, इसे 6 डिलीवरीज हो चुकी है 17 महीने में। ये प्रोग्रेस बता रही है, हालांकि कुछ कुछ डिलेज हुए थे, लेकिन ये प्रोग्राम बताता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज हैं। सीएजी ने बार बार बोला है कि हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है और डिले होता है। शिप्स जो हैं बोलते हैं कंप्लीट हो गए, हालांकि उनके अंदर इंपोर्टेड सिस्टम्स जो है वो नहीं होते हैं जो जरूरी होते हैं। इसकी वजह से वॉरशिप सर्विस में एंटर हो जाते हैं बिना पूरी तरीके से तैयार हुए। एक रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज किया जाता है लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसमें बताया कि 75% तो इंडिया का ही होता है, लेकिन फिर भी इंडिया बहुत ज्यादा फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसकी वजह से इंडिया बहुत अच्छे से प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं कर पाता है। इशू इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे चाइनीज नेवल एक्टिविटी हो रही है। इंडिया ने नजर रखना तो स्टार्ट कर दिया है इन सारी चीजों पे, लेकिन फिर भी हमारे पास एडवांस सेंसर्स नहीं है तो ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से सवाल उठते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं तो क्या हमारी सिक्योरिटी हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। फ्रिगेट्स इज वॉरशिप्स बेटा, जो वॉर के लिए लड़ने के लिए जो शिप्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रिगेट्स। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम वही है अभी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं सामान को, जिसकी वजह से हम रेडी नहीं होते, इंपोर्टेड सामान आता ही नहीं है। प्रॉब्लम इंपोर्ट 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 ही बोल रहे होते हैं। हमारा फोकस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स में, जिसकी वजह से कमजोर पड़ जाती है कि हम रेडी नहीं रह पाते समय पे। कोऑर्डिनेशन नहीं है, बजट नहीं दिया जा रहा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंपोर्ट की ही प्रॉब्लम है। अगला, कुछ वॉरशिप्स कम डेफिशिएंट क्यों थे? क्योंकि उनके पास जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स वगैरह थे वो थे ही नहीं, जो इसेंशियल इंपोर्टेड सिस्टम्स थे वो उन पे थे ही नहीं, इसलिए वो डेफिशिएंट थे, अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे थे। आंसर वॉज सी। उनको इसके बिना डिजाइन किया गया था, नहीं उनमें ट्रेन लोग नहीं थे, नहीं उनको इसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया, नहीं। आंसर वॉज स्कोर्स एवरीवन। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल। परफंक्ट्री मीन्स ऊपर ऊपर से कर लिया आपने। टेनेशियस मीन्स जो जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे वो करना ही करना है, डिटरमाइंड है। ल्यूसिड इज क्लियर, कहां गया क्लियर। ऑब्सोलीट इज पुराना हो चुका है। कैटलिस्ट इज जो आपकी स्पीड को बढ़ा दे। 4, 3, 1, 2 एंड 5 स्कोर्स एवरीवन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ईडियम्स पे। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड मीन्स आपको पहली सक्सेस मिल चुकी है। लेट द डस्ट सेटल, वेट कर लो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। मेक इन रोड्स, प्रोग्रेस कर ली है। होल्ड द फोर्ट मतलब आप अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए हो। किसी की आंखों के आगे वुल लगा देना मतलब उसको धोखा देना। C, D, E, B and A scores everyone previous year idioms। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के वो घर बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट, है ना, हर बच्चे को कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखना है, सबकी जिम्मेदारी है। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम 2 विनर्स अनाउंस करेंगे, तो पहला बच्चा है स्नेहा भानुशाली। बेटा एक टीम को मेल कर देना, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देना। आप ये भेज देना कि आपको कौन सी बुक चाहिए, टीम आपके घर वो बुक भिजवा देगी। रितिका सोनी बेटा आप भी मेल कर देना, टीम को सारी डिटेल्स भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे परफेक्शन 5.0 की क्लास में। आज वेंसडे है तो आज की क्लास यूट्यूब पर है और आज की क्लास में क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके बोला था कि मैम हमें टोन्स पता ही नहीं है, एग्जामिनेशन में इतने सारे टोन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन सा वर्ड कौन से टोन का है। तो इसीलिए आज मैंने स्पेशल क्लास रखी है आप लोगों के लिए कि पैसेज की टोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस क्लास का टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म मैं कर दूंगी कि क्या टाइम पे ये क्लास होगी। जितने बच्चों ने परफेक्शन 5.0 को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आज क्या ज्वाइन करेंगे, सबसे पहली क्लास से देखना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ क्लासेस हुई हैं, प्री लेवल, मॉडरेट लेवल और मेंस लेवल, आप उससे देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, 5.0 से स्टार्ट करेंगे। आपका जो सिलेबस है वो 9.0 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको एडिशनल परफेक्शन बैच दिया जाता है। आपको पूरे 1 साल के परफेक्शन बैचेस दिए जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है।
तो आप परफेक्शन 5.0 को ज्वाइन कर सकते हो। यस ऑफिसर पे एप्लीकेशन पे आपको इसकी क्लासेस मिलेंगे। कोड NB60 लगाना मत भूलना, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। यहाँ से स्कैन करके भी आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी करनी है तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ये 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7 मई तक ये ऑफर वैलिड है। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी PDF मिल जाती है। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू।